हेलो, आई एम शकुंतला। वेलकम टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियोस में मैंने BPCC 105 साइकोलॉजी रिसर्च के 3 वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने फर्स्ट यूनिट के 2 वीडियोस बनाए हैं। सेकेंड यूनिट से एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जिसमें कि मैंने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो आ सकते हैं पेपर में या पूछे जाते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च पे कोई नोट आ सकता है जैसे, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च किसे कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो होती है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कोई भी हमारा प्रॉब्लम होती है जो जिसको हम जिसमें किसी के बिहेवियर को हम केवल ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। नेचुरली उसको किसी नेचुरली ऑकर हो रहा होगा कोई भी बिहेवियर, उसको हम केवल ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और उसमें हम कोई अल्ट्रेशन नहीं करते हैं, कोई कंट्रोल नहीं करते हैं, केवल ऑब्जर्व करते हैं ये फाइंडिंग करने के लिए कि प्रॉब्लम किस लिए ऑकर हो रही है। ये चीज़ें फाइंडिंग करने के लिए अगर हम कोई रिसर्च कर रहे होते हैं तो उसको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल दैट करेंटली एग्जिस्ट इन देयर नेचुरल सेटिंग इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। मीन्स किसी भी वेरिएबल को हम जिसको भी ऑब्जर्व कर रहे हैं वो नेचुरली सेटिंग में होगा और उसको हम ऑब्जर्व करके अपनी रिसर्च को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है। इसकी डेफिनेशन बाय इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी 1996 के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन क्या है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज ऑलमोस्ट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. It occur when the researcher merely want to describe an individual or group's behavior. Means क्या हुआ कि जो कोई भी प्रॉब्लम जो है हमारी एग्जिस्ट करती है, यानी नेचुरली एग्जिस्ट कर रही है कोई प्रॉब्लम जो हमने अपने रिसर्च के लिए ली है, तो उसको हम केवल क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे और डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन बाय APA डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी 2015। इसके अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है? इट एज एन एम्पेरिकल एनालिसिस इंटेंडेड टू टेस्ट प्री डिटरमाइंड थ्योरीज ऑन सम ऑफ एग्जिस्टिंग कंडीशन एंड समटाइम्स relationship without manipulating variable or trying to determine cause and effect. Means कोई भी कंडीशन को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसको भी हमने प्रॉब्लम में लिया है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके रिलेशनशिप को ऑब्जर्व कर रहे हैं बिना मैनिपुलेट किए। कोई भी हम अपना बाहर से कोई भी मैनिपुलेशन नहीं कर रहे हैं कि उसको नेचुरली उसके एग्जिस्टेंस में नेचुरली उसके हैबिटेट में कोई भी चीज़ को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, क्या करने के लिए? टू डिटरमाइन कॉज एंड इफेक्ट, उसका कारण पता करने के लिए, उसका प्रभाव पता करने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। जैसे कि हम किसी को सपोज हम कुछ पक्षियों में कोई चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं या कोई जानवरों में कोई चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं या किसी एनिमल्स में किसी भी चीज़ में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनका बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई चलो उनके पास एकदम से कोई चीज़ गिरती है तो उन लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, उनको किसी डर का सामना करना पड़ता है नेचुरली तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं। तो ये चीज़ हमने ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं उसमें डाल रहे हैं, केवल एक देख रहे हैं कि भाई इस कंडीशन में ये चीज़ कैसे बिहेव करती है और क्यों करती है। ये हम अगर पता करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो ये होती है हमारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इसके बारे में हम इस तरह से नोट बनाकर लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि इस टाइप का है कि व्हाट इज़ हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड व्हाट आर इट्स स्टेप। तो अगर ये क्वेश्चन बन के आता है तो हम इसके आंसर कैसे लिखेंगे, ये देख लो। हाइपोथेसिस क्या होती है? इट इज़ अ टेंटेटिव स्टेटमेंट दैट इज़ इन्वेस्टिगेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिसर्च। यानी कि हाइपोथेसिस हमारी एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है, यानी हमारा एक एजम्पशन होता है जिसको कि हम इन्वेस्टिगेट करते हैं अपनी रिसर्च में कि ये पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, और इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि इट प्रिटेन्स टू सर्टेन फिनोमिनन एंड इज बेस्ड ऑन थ्योरी। ठीक है, और जो हम हाइपोथेसिस लेंगे यानी अपना एजम्पशन लेंगे वो
किसी ना किसी थ्योरी के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई हम बोले कि हम आसमान को छू के आ सकते हैं, ये हम एजम्पशन ले रहे हैं। तो ऐसा कोई एजम्पशन नहीं लेना है, कोई थ्योरी के ऊपर बेस्ड होना चाहिए हमारा एजम्पशन, प्रीवियस थ्योरीज के ऊपर एजम्पशन हमारा बेस्ड होना चाहिए। ऐसा कोई हम एक एजम्पशन प्रिटेंड कर लेते हैं या टेंटेटिव स्टेटमेंट बना लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। ठीक है, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो होती है टेस्टिंग विल रिजल्ट इन आइदर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग। तो हमारी हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो होती है वो या तो एक्सेप्ट करती है या रिजेक्ट करती है। ठीक है, एक एग्जांपल लेके मैं समझाती हूँ इसको। तो राम इज़ अ इनोसेंट और गिल्टी। सपोज हमने एक स्टेटमेंट अपनी बनाई कि राम इज़ अ इनोसेंट। ठीक है, कोई भी इंसान का हम नाम ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे एग्जांपल लिया है राम इज़ अ इनोसेंट और गिल्टी। अगर हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है तो हमने एक हाइपोथेसिस बना ली अपनी, ऐसे बोल दिया कि राम इज़ अ इनोसेंट, मान लिया कि राम इज़ अ इनोसेंट। ठीक है, और फिर हमने उसके बारे में प्रूफ निकाले सारे, उसकी जितने भी हमारे सोर्सेज से हमने पता किया। ठीक है, अगर सारे प्रूफ जो हैं उसके फेवर में आते हैं, हमारी जो हाइपोथेसिस है उसके फेवर में आते हैं। हमारी हाइपोथेसिस थी कि राम एक इनोसेंट है। अगर सारे प्रूफ के अकॉर्डिंग भी वो इनोसेंट प्रूफ हो जाता है तो हमारा एजम्पशन क्या आ जाता है, करेक्ट आ जाता है, और हम एक्सेप्ट कर लेते हैं हमारी हाइपोथेसिस को। अगर सपोज हमारा एजम्पशन रॉन्ग आ जाता है, जैसे कि सारे प्रूफ उसके अगेंस्ट आते हैं और वो इनोसेंट नहीं गिल्टी माना जाता है, तो फिर हम क्या कहेंगे, हमारी हाइपोथेसिस हम रिजेक्ट कर रहे हैं। हमारा कंक्लूजन निकलेगा कि राम इज़ अ गिल्टी नॉट इनोसेंट। ओके, अब हम देखेंगे स्टेप्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में स्टेप्स क्या क्या इंक्लूड होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आता है नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आर स्पेसिफाइड। मीन्स हमें बताना पड़ेगा अपने स्टेटमेंट में कि हम नल हाइपोथेसिस यूज़ कर रहे हैं कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर नल हाइपोथेसिस यूज़ कर रहे हैं तो हमें स्टेट करना पड़ेगा कि ये हम नल हाइपोथेसिस यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि अगर हमने बोला है, जैसे एग्जांपल में अभी मैंने लिया था राम इज़ अ इनोसेंट, मैं इसको अपनी नल हाइपोथेसिस मान रही हूँ। तो मैं अगर मेरे फेवर में अगर सारे रिजल्ट आएंगे तो मैं उसको एक्सेप्ट करूँगी, यानी कि राम को इनोसेंट एक्सेप्ट करूँगी। अगर मैंने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ली है, इसका मतलब राम इज़ इनोसेंट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के इस हिसाब से राम गिल्टी हुआ, तो मैं गिल्टी वाले अगर हमारी राइट आंसर आता है कि गिल्टी के फेवर में उसके सारे आते हैं, तो मैं बोलूँगी कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज़ एक्सेप्टेड। ठीक है, मतलब कि उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि नल हाइपोथेसिस जिसमें कि हमारे फेवर में मेरी स्टेटमेंट के फेवर में सारी चीज़ें आ गई तो हमने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर दिया। अगर मेरी स्टेटमेंट के अपोजिट में सारी फेवरेबल रिजल्ट आ गए तो हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसा कि मैंने बताया था। तो स्टेप 1 में हमें बताना पड़ेगा कि हम कौन सी हाइपोथेसिस लेके अपना रिसर्च आगे बढ़ा रहे हैं। तो स्टेप 2, इसमें क्या करेंगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। दिस कुड बी 0.05 लेवल और 0.01 लेवल। ठीक है, अब इसका क्या मीनिंग है। 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मीन्स प्रोबेबिलिटी जो है हमारी क्या होगी, 0.05 से क्या होगी, इक्वल या छोटी होगी। इसका मतलब है कि रिसर्चर जो है 95% कॉन्फिडेंट है, यानी कि हमारा रिसर्चर क्या है, 95% कॉन्फिडेंट है अपने रिजल्ट को लेके। ठीक है, और 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मीनिंग क्या है, P इज स्मॉलर और इक्वल टू 0.01, मतलब कि रिसर्चर जो है 99% कॉन्फिडेंट है अपने रिजल्ट को लेके। ओके, तो इट इज़ बिकॉज व्हेन कैरिंग आउट, ऐसा हम क्यों करते हैं, इसका रीज़न है इट इज़ बिकॉज व्हेन कैरिंग आउट रिसर्च विद ह्यूमन पार्टिसिपेंट 100% एक्यूरेसी कैन नॉट बी अचीव्ड। तो जब भी हम कभी भी किसी का बिहेवियर या ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स को लेकर कोई रिसर्च कर रहे होते हैं तो 100% एक्यूरेसी नहीं आ सकती, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी अलग सोच होती है। ठीक है, तो दिस इज देयर कुड बी 5% और 1% चांस दैट द रिजल्ट ड्यू टू चांस और कंफाउंडिंग फैक्टर्स। ठीक है, इसीलिए 5% और 1% चांस हम छोड़ देते हैं
यानी कि 99 या 95% हम उस बात को हमारे कॉन्फिडेंस लेवल रहता है, और 5% और 1% हम चांस फैक्टर पे छोड़ देते हैं कि हो सकता है बाय चांस इतना परसेंट तो हमारा रिजल्ट इधर उधर हो ही सकता है। ठीक है, तो इफ़ द ऑब्टेन वैल्यू इज़ हायर देन द टेबल वैल्यू, अगर हमारी ऑब्टेन वैल्यू जो हमारा कैलकुलेशन करने के बाद हाइपोथेसिस हमने ले ली और उसके बाद हमने कोई स्टैटिकल फार्मूले यूज़ करके, हमने डाटा यूज़ करके अपने फार्मूला अप्लाई करके टेबल ऑब्टेन कर लिया कोई वैल्यू को, जो हमारी ऑब्टेन वैल्यू आएगी वो टेबल वैल्यू से अगर बड़ी होगी, ज़्यादा होगी, तो हम क्या कहेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, अगर वो टेबल वैल्यू हमारी लेस होगी तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसका क्या मीनिंग है, ये मैं क्वेश्चंस जब आगे डिस्कस करेंगे, मैं प्रॉब्लम्स दिखाऊंगी तुम्हें कि कैसे सॉल्व करते हैं, तब मैं बताऊंगी टेबल वैल्यू क्या होती है, ऑब्टेन वैल्यू क्या होती है विद एग्जाम्पल। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। अब आता है स्टेप 3। स्टेप 3, बेस्ड ऑन द पैरामीटर specified in the null hypothesis, the statistic is calculated, a sample is selected, data is collected, then used in order to make an estimation about the population parameter। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या होता है, हमने पैरामीटर जो भी हमने नल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हमने अपना कैलकुलेशन किया और उसके बाद हम उसको एस्टिमेट करते हैं कि हमारा पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में एस्टिमेशन करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं। ठीक है, फोर्थ स्टेप आता है डिसीजन इज मेड वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस बाय कंसिडरिंग पी वैल्यू और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, प्रोबेबिलिटी लेवल, इन सबको हम पी वैल्यू और हमारा सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के अकॉर्डिंग हम टेबल में चेक करते हैं, और उसके बाद रिजल्ट निकालते हैं कि हम अपनी नल हाइपोथेसिस जो हमने ली थी स्टार्टिंग में वो उसको एक्सेप्ट करेंगे कि रिजेक्ट करेंगे। तो ये हमारे 4 स्टेप होते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के। ओके, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर हमारा ओवर हो जाता है। तो आपने देखा कि मैंने 2 क्वेश्चन इसमें डिस्कस किया इस वीडियो में। एक क्वेश्चन हो गया हमारा व्हाट इज़ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एंड सेकेंड इज़ व्हाट आर हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड इट्स स्टेप। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करूंगी और फिर हमारी यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगी। ओके, मैं आपके लिए वीडियोस बना रही हूँ, आपको समझाने की, आपको हेल्प करने के लिए कोशिश कर रही हूँ। तो आप भी प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाने में और लाइक्स बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए। ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस। ओके, थैंक यू।